स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में। इसके पहले लेक्चर में जो है हमने क्या देखा था, पब्लिक सर्वेंट। अब उसके आगे के जितने भी प्रावधान हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर सीरीज को। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि कल क्या भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो आपका 28 क्लॉज नंबर था, जो कि लोक सेवक के बारे में बताता था, पब्लिक सर्वेंट के बारे में, कि सामान्य शब्द में पब्लिक सर्वेंट कौन, जो जनता की सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं, वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं। तो आगे के प्रावधानों को देखते हैं। तो आगे के प्रावधान क्या कहता है, सबसे पहले है जो आपका 29 है ना। 29 जो है वो क्या बताता है, आपका विश्वास करने का कारण, ठीक है, रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। अब ये विश्वास करने का कारण क्या है, तो क्या लिख रहा है इसमें कि कई व्यक्ति किसी बात को का विश्वास करने का कारण रखते हैं, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने के पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज पे भरोसा करता है, ठीक है, और उसके पास ऐसा रीजन है, तो हम उसको क्या मानेंगे कि विश्वास करने का उसके पास क्या है, रीजनेबल ग्राउंड है, ठीक है, कि विश्वास करने का उसके पास क्या है, रीजनेबल ग्राउंड है। इसे हम क्या कहते हैं, विश्वास करने का कारण, ठीक है, रीजन टू बिलीव। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, विशेष विधि। स्पेशल लॉ हमने पढ़ा था, है ना, कि स्थानीय विधि हमने पढ़ा था कि स्थानीय विधि यानी कि लोकल लॉ क्या है। तो उस समय मैंने क्या बताया था कि ऐसा कानून जो कि केवल और केवल किसी क्षेत्र विशेष पे लागू होता है या क्षेत्र विशेष के लोगों पे लागू होता है, वो क्या होता है, स्थानीय विधि होता है। लेकिन विशेष विधि क्या है, विशेष विधि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि विशेष विधि क्या है, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा। तो विशेष विधि क्या है, विशेष विधि का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, वह विधि अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू होता है। यानी कि क्या मतलब है इसका, कि स्पेशल लॉ का मतलब होता है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन पे लागू होता है, यानी कि किसी विशेष लोगों पे लागू होता है। कैसे, जैसे कि बहुत सारे कानून हैं जो आप लोग जानते होंगे, उसका नाम भी सुने होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस कानून की भी कुछ कैटेगरी है ना। जैसे कि आपका एनडीपीएस एक्ट है ना, नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड, या फिर आपका एसटी/एससी एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है ना। तो ये सब क्या है, ये सब किसी क्षेत्र, किसी एक पर्सन पे, पर्सन के किसी ग्रुप पे या स्पेसिफिक पर्सन पे अप्लाई हो रहा है ना। सारे लोगों पे जनरली तौर पे नहीं लागू हो रहा है, केवल और केवल किस पे लागू हो रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्सन पे या पर्सन के ग्रुप पे अप्लाई हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पेशल लॉ कहेंगे, विशेष विधि कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, मूल्यवान प्रतिभूति, है ना। मूल्यवान प्रतिभूति क्या होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें कि ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसे दस्तावेज हैं या होना तात्पर्य है, यानी कि किसी ऐसे दस्तावेज के बारे में बता रहा है जो कि क्या हो सकता है, मूल्यवान प्रतिभूति हो सकता है। किस तरीके से, तो क्या कह रहा है आगे आपका इसमें कि जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बाधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए। कहने का मतलब ये कि आपका कोई लीगल राइट क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, अराइज हो रहा है। कैसे, कि वो बन रहा है या बढ़ रहा है, विस्तृत हो रहा है, या ट्रांसफरेबल है, अंतरित करना है, या रोक लगाना है किसी चीज पे आपके अधिकार के माध्यम से, ठीक है। निर्बंधित का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है। निर्वापित क्या, कि उसको बहाल कराना, ठीक है। ये सारी चीजें किया जाए जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृत करता है, यानी कि ये कंफर्म करता है क्या,
कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, यानी कि किसी को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मेरे ऊपर ये लायबिलिटी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, यानी कि कोई पर्सन जो है उससे संबंधित विधिक अधिकार नहीं रखता है, वो इसको स्वीकार करना पड़ेगा। भारी भरकम शब्द लग रहा है ना, एक बार और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये, मूल्यवान प्रतिभूति का सिंपल सा मतलब समझिए, ऐसी कोई चीज कब मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएगी, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है कब जो है आपके लिए जो है मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएगा, तब कहलाएगा जब आपको उससे क्या हो रहा है, आपका किसी विधिक अधिकार अराइज हो रहा है, यानी कि विधिक अधिकार उत्पन्न हो रहा है, और उससे आप क्या करेंगे, किसी के ऊपर रोक लगा सकते हैं। वो सारी चीजें, वो सारी डॉक्यूमेंट क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति है। ठीक है, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, आगे आप देखिए क्या कह रहा है, दृष्टांत है ना, एग्जाम्पल दे रहा है। क्या है एग्जाम्पल में, कह रहा है कि क एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है, यानी कि विनिमय पत्र का मतलब होता है कि कोई चीज जो आप एक्सचेंज करते हैं, तो उस चीज को आप क्या कर रहे हैं, विनिमय पत्र के माध्यम से। विनिमय पत्र का मतलब क्या, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे क्या करना है, एक्सचेंज करना है किसी दो व्यक्तियों को कोई चीज। ठीक है, उसी को हम, उसी दस्तावेज को, उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, विनिमय पत्र कहते हैं। ठीक, तो उस पर वो क्या किया, अपना नाम लिख दिया। इस पृष्ठांकन, अब पृष्ठांकन का मतलब क्या, जब आप लोग बैंकिंग लॉ पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पृष्ठांकन के बारे में बताया जाता है। अभी मैं सिंपल तरीके से बता दूं कि पृष्ठांकन का मतलब क्या है। मतलब ये होता है कि आप अगर किसी दस्तावेज पे जब अपने हस्ताक्षर करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठांकन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपने क्या कर दिया, हस्ताक्षर के माध्यम से उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे, इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधि पूर्वक धारक हो जाए। ठीक है, धारक का मतलब ये पहले पढ़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्लियर कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, धारक हो जाए उस विनिमय पत्र का अधिकार अंतरित किया जाना, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। ठीक है, अब इसको जो है हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाए कि ये कह क्या रहा है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये जो है वो क्या कर रहा है, बी से एक विनिमय पत्र यानी कि एक्सचेंज करने का कोई डॉक्यूमेंट तैयार करा रहा है। ठीक, उस पर क्या कर रहा है, अपना सिग्नेचर कर दे रहा है। ठीक है, अपना सिग्नेचर कर दिया। फिर सिग्नेचर कर दिया तो जैसे ही सिग्नेचर किया बी के पास अधिकार हो जाएगा ना कि अगर जो है इन दोनों में कभी झगड़ा हो तो बी ये दिखा सकता है कि देखिए आपने क्या किया था, हस्ताक्षर करके दिया था, ये नियम शर्त लगे थे, अगर ए पीछे हटे तो, है ना। तो यही क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति है। यही ये एग्जाम्पल समझा रहा है। ठीक है, क्लियर कि भाई दृष्टांत क्या कह रहा है, यही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है आपका, जलयान, है ना, वैसल किसे कहते हैं, जलयान किसे कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है आपका कि जलयान से कोई चीज अभिप्रेत है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवरण के लिए बनाई जाती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज होता है ना विधि का, लेकिन धीरे धीरे आप लोग को जो है आदत हो जाएगा सुनने का और समझने का। क्लियर। अभी जो है मैं क्या करती हूँ, इसको सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि ये है क्या, है ना। बाद में आप लोग भी इस लायक बन जाएंगे कि आप किसी और को समझा सके। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि जलयान से कोई चीज अभिप्रेत है जो मानव के या संपत्ति के या जल के प्रवर्धन के लिए बनाई जाती है। कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई जहाज जो कहाँ चल रहा है, नदी या समंदर में चल रहा है, और उस पे कोई लोग हैं जो कि इधर से उधर जा सके, उसके लिए उपयोग ली जाती है कोई चीज़, उसी को हम क्या कहते हैं, जलयान कहते हैं या जहाज कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, स्वेच्छया। ठीक है, यानी खुद से ही कुछ करना, है ना, स्वेच्छया। क्या कह रहा है इसमें कि कोई व्यक्ति जो किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है,
यह तब कहा जाएगा जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते हुए समय वह यह जानता था, मतलब जब वो काम में ला रहा था उस समय वो ये जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उसका कारित होना संभाव्य है। कहने का मतलब ये कि आपका जो है स्वेच्छा का इंग्लिश क्या होता है, वॉलेंटरली, ठीक है, यानी कि जानबूझ करके कोई काम करना। क्या कह रहा है इसमें कि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा करता है, यानी कि वो जानबूझ करके कोई काम कर रहा है और वो जानता है कि वो जो सामान यूज करके, जिस साधन का यूज करके वो काम कर रहा है वो गलत है, ठीक है, या फिर जिन चीजों को वो काम में ला रहा है पूरी तरीके से समझ रहा है कि ये चीजें गलत हैं, तो वो क्या करता है, माना जाएगा कि वो खुद से काम कर रहा है, स्वेच्छा काम कर रहा है और उसके दिमाग में कुछ गंदगी भरी थी तभी वो ये काम किया है। ठीक है, कि भाई कभी भी अपराध जो है वो किसी इंटेंशन के साथ ही होता है। जैसे कि देखा जाए अगर अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि एक पर्सन हो, ठीक है, एक मानव व्यक्ति हो। ठीक, अब इस मानव व्यक्ति के दिमाग में कुछ खुराफात चलना चाहिए, है ना। इंटेंशन कैसा हो, बुरा इंटेंशन हो, ठीक, यानी कि दुराशय हो, ठीक है, इनकी दिमाग में कुछ चल रहा हो और वो जो चल रहा है वो कैसा है, गलत है, ठीक है, दुराशय है। इसी पे जो है आपका एक मैगजीन भी बना हुआ है, देखा जाए तो, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया। इसका मतलब क्या होता है कि कार्य अपराधी नहीं होता जब तक मन अपराधी ना हो, यानी कि अगर मन दोषी नहीं है तो आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि द्वि विवाह वगैरह हो गया, है ना, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गई, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। बस हम इतना जानेंगे कि किसी अपराध को करने के लिए क्या चीज़ें देखी जाती है, कि कोई व्यक्ति हो और उसके मन में क्या हो, कुछ गलत भावना हो, और ये जो गलत भावना है वो खुद से ही इनके अंदर आई है ना, कि भाई आप सोच समझ के काम कर रहे थे और आप जानते थे कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो गलत है, या जिस साधन का आप यूज कर रहे हैं, जो चीजें आप यूज करके वो काम कर रहे हैं वो चीजें गलत हैं, आपको अच्छी तरीके से पता था, बावजूद इसके आपने किया। तो यही क्या है, स्वेच्छा है, ठीक है, वॉलेंटरली है। यही कह रहा है ना कि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है। ये कब कहा जाएगा, जब वह उन साधनों द्वारा करता है जिसके द्वारा करना उसका आशय था और वो जानता था कि इससे क्या होगा, वो कारित होना संभाव्य है, यानी संभावना थी कि ऐसा कुछ गलत चीज़ें होगी वो चीज़ें यूज़ करने के बाद। तो हम क्या मानेंगे कि आपने स्वेच्छा काम किया है, यानी कि जानबूझ करके काम किया है। ठीक है, अब एक नीचे दृष्टांत भी लिखा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। दृष्टांत क्या है आपका, क्या लिखा है दृष्टांत, कि क लूट को शुकर बनाने के लिए, शुकर का मतलब होता है आसान बनाने के लिए, ठीक है, तो क लूट को शुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगा देता है। ठीक है, यानी कि और क्या कह रहा है, और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ क का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न हो और वह दुखित भी हो कि ऐसे कार्य से मृत्यु कारित हो गई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर देगा, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। कहने का मतलब क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल, इसको अच्छे से हम जो है ए बी करके माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, तो आसानी से जो है ये समझ में आएगा कि ये कह क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है, ये क्या करता है, इसको करना है क्या, लूट करना है। ठीक है, अब लूट करना है तो ये क्या कर रहा है, किसी गांव के किसी बड़े से घर को पकड़ा। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो है घर है, किसी गांव का बड़ा सा घर, और इसमें ये क्या कर रहा है, उसको लूट करना है। ठीक, अब लूट करना है और ये अकेला है। अकेले तो भाई सबको
डर तो सबको लगता है ना। तो अकेला है तो डर लग रहा है बेचारे को, अब करे कैसे लूट। तो क्या करेगा, घर में क्या किया, आग लगा दिया। ठीक है भाई, आग लगा दिया घर में। अब जब आग लगा दिया तो ये तो भाई बहुत अच्छे से, कोई भी सामान्य बुद्धि का पर्सन होगा तो वो क्या जानता है कि भाई आप किसी के घर में आग लगाएंगे, और वो भी कब लगा रहे हैं आप, रात के समय लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई लोग सोए होंगे, भाग तो पाएंगे नहीं, मरेंगे, है ना। कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि भाई अगर आप आग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग मरेंगे उस घर में, और मर भी जा रहा है एक पर्सन, तो मर जा रहा है और आप लूट कर लिए। तो आपको जब पकड़ा गया और कोर्ट में पेश किया गया तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत दुख हुआ कि एक पर्सन मर गया, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक पर्सन मरे, है ना। तो आप लाख चाहे कितनी भी दलीलें अपनी दे दें और ये कहें कि मुझे बहुत दुख है, तो भी न्यायालय आपकी बात नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आप काम किए हैं आप बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, इतने आप सीधे नहीं हैं कि आप घर में आग क्यों लगा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है ना। तो यहाँ कोई बचाव नहीं मिलेगा। यही कहा गया है कि भाई संभावना थी तो वो क्या माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा, यानी आप जानबूझ करके किसी को मारे हैं ऐसा हम मानेंगे। भले ही आप कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके एक्ट बता रहे हैं, आपका काम बता रहा है कि आपने ये काम किया क्यों है ना। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि स्वेच्छा होता क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाते हैं, आपका विल, वसीयत। वसीयत क्या है? ठीक है, वसीयत क्या है? अब ये क्या कह रहा है आपका वसीयत, विल। विल से वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है। ठीक है, वसीयत तो भाई सबको पता होगा, है ना, कि भाई क्या होता है वसीयत, क्या है। हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा था कि भाई वसीयत का मतलब ये कि कोई व्यक्ति अपनी किसी जमीन जायदाद को क्या कर रहा है, अपने जीते जी ये अब प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी पहले ही इस बात को तय कर देता है। यही क्या है, वसीयत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका महिला। पुरुष हमने पढ़ा था तो क्या बोला था, मानव नर अभिप्रेत है किसी भी आयु का। यहाँ क्या कह रहा है, महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है ना, कि भाई मानव होनी चाहिए, पशु वशु ना हो, पशु को इसमें काउंट नहीं किया गया है। ठीक है, मानव नारी अभिप्रेत है, यानी कि मानव होनी चाहिए, है ना, और नारी होनी चाहिए। तो मानव नारी यानी कि कोई स्त्री अभिप्रेत है किसमें, महिला की कैटेगरी में आने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं आपका सदोष अभिलाभ, है ना, सदोष अभिलाभ। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सदोष अभिलाभ को बोलते हैं गेनिंग, रॉन्गफुली गेनिंग। अब ये क्या है आपका सदोष अभिलाभ, इसका मतलब होता है कि गलत तरीके से कोई चीज़ प्राप्त करना, है ना, फायदा अपने आप को पहुंचाना गलत तरीके से। ये भी मैंने जो है सेकंड क्लास में बताया था कि भाई सदोष अभिलाभ क्या होता है। तो गलत तरीके से अपने को फायदा कैसे कोई पहुंचा सकता है। क्या लिखा है कि सदोष अभिलाभ से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अभिप्रेत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने के लिए वैध रूप से हकदार न हो, है ना, कि कोई पर्सन वैध रूप से यानी लीगली तौर पे हकदार नहीं था किसी प्रॉपर्टी का, और वो क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सदोष अभिलाभ कर रहा है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या है। मान लीजिए ए जो है ये क्या करता है, ये एग्जाम्पल मैंने उस टाइम भी दिया था, वापस से दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ए जो है वो क्या कर रहा है, बी के वहाँ जाता है। ठीक, बी के वहाँ गया, इसके यहाँ लाइब्रेरी है बहुत बड़ी। ठीक, अब ए जो है क्या करता है, बी के पास गया और देखता है कि इसकी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं जो कि इसके काम की है, और बिना पूछे बी से लेकर के चला गया। ठीक, तो जब बी से लेकर के चला गया तो इसकी जिम्मेदारी है ना वापस लौटाने की, लेकिन ये लौटाता नहीं है। तो जैसे ही ये नहीं लौटा रहा है, ये क्या कर दिया है, एक तो चोरी कर दिया क्योंकि बिना पूछे लेके गया है ना। जब चोरी हम बताएंगे
और उसके इसेंशियल बताएंगे, आवश्यक तत्व बताएंगे, तो उसमें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग केवल और केवल सदोष अभिलाप के बारे में समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि भाई सदोष अभिलाप का मतलब ये कि जैसे ही वो बी का बुक वगैरह लेकर के अपने यहाँ आ गया और उसको नहीं दिया, तो जब नहीं दिया और अपने पास रख लिया, इसका मतलब क्या कर दिया, सदोष अभिलाभ पहुंचा लिया अपने आप को। जिस चीज का वो हकदार नहीं था लीगली तौर पे, वो चीजें अपने पास रख लिया, तो वो क्या कर दिया, सदोष अभिलाभ कर दिया। क्लियर, यही चीज लिखा है ना यहाँ पे कि सदोष अभिलाभ से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति प्राप्त करना जिसका वो वैध रूप से हकदार नहीं है। क्लियर, चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका सदोष हानि। सदोष हानि भी मैंने उसी एग्जाम्पल में समझाया था। ठीक है, वापस से उसी एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं, क्या कि यही ए बी से क्या करेगा, भाई बी का सामान लेके चला आया घर, तो अपने आप को तो सदोष अभिलाभ पहुंचा लिया। अब सदोष हानि क्या है, भाई गलत तरीके से आप किसी को नुकसान पहुंचाए हैं, यही तो सदोष हानि है। तो सदोष हानि किसको होगा, बी को होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सदोष अभिलाभ कमाएंगे यानी कि फायदा उठा लिए, और ये सदोष हानि है ना कि बी को क्या हो गया, जानबूझ करके किसी ने नुकसान पहुंचा दिया। यही लिखा है ना कि सदोष हानि से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार था। भाई उस बुक का वैध रूप से हकदार कौन है, लीगली तौर पे हकदार कौन है, बी है, लेकिन बी को क्या हुआ है, नुकसान पहुंचाया गया है ना। तो जिस चीज के लिए कोई व्यक्ति वैध रूप से हकदार है, फिर भी उसको उस चीज से वंचित कर देना, है ना, उस चीज से वो चीजें ले लेना उसके पास से, तो हम क्या कर रहे हैं, सदोष हानि कर रहे हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। अब ये क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक एक जो आपकी परिभाषा है उसको ध्यान से समझिएगा, एकदम माइनर अंतर है हर चीजों में, है ना। सदोष अभिलाभ हमने समझ लिया क्या, कि कोई व्यक्ति जो लीगली तौर से हकदार नहीं है किसी चीज का और उस चीज पे अपना अधिकार जमा ले, तो वो क्या कर रहा है, सदोष अभिलाभ प्राप्त कर रहा है। सदोष हानि क्या, कि कोई व्यक्ति जो किसी वस्तु का वैध रूप से हकदार था उसको उस चीज से वंचित कर देना, सदोष हानि है। क्लियर, इतना तो क्लियर है हम लोगों को। अब इसके आगे का क्या है, यही ये बताता है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। ये कह क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जब वह किसी व्यक्ति सदोष रखे रखता है, यानी क्या कर रहा है, सदोष रखे रह रहा है या अर्जन कर रहा है। जैसे मान लीजिए हुआ क्या कि एक तो जो है ए जो है क्या कर रहा है, बी के यहाँ से उसकी लाइब्रेरी से खूब सारी बुक लेकर के क्या किया, अपने पास अपने वहाँ लेके चला आया। अब लेके चला आया और इसका काम भी पूरा हो गया है ना, बिना बताए एक तो बी से लेकर चला गया, ऊपर से अपने पास रखे हुए भी है काम होने के बाद भी। तो ये क्या कर रहा है, सदोष अभिलाभ प्राप्त कर रहा है, यानी कि वो जो करते रह रहे हैं आप, वो जो ड्यूरेशन आप चलाते रह रहे हैं, वो क्या है, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना है। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जब सदोष रखे रहता है, यानी कि रखा हुआ है अपने पास और दे नहीं रहा है किसी को, रखा रह रहा है अपने पास कंटिन्यूअसली, तो वो क्या कर रहा है, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना इसको कहेंगे। ठीक है, यही क्या है ना यहाँ पे कि रखे रखा है। ठीक है, रखे रखा है, रखे रखता है तब जबकि वह सदोष अर्जन करता है, यानी कि एक तो गलत तरीके से आप लिए, ऊपर से आप उसको रखे हुए हैं और रखे ही हैं पास में। और क्या कह रहा है, सदोष हानि क्या होता है, उठाता है। अब मान लीजिए कि ये तो रखे हुए हैं, तो बी क्या कर रहा है, सदोष हानि उठा रहा है ना, भाई उसको तो कंटिन्यूअसली नुकसान पहुंच रहा है। तो सदोष हानि उठाना क्या है,
तब वो जो है उसकी संपत्ति से क्या किया गया है, वंचित रखे रहा गया है कंटिन्यूअसली, है ना, कि वो सामान रख लिया और रखे हुए है अपने पास, तो वो तो सदोष अभिलाभ प्राप्त किया ही हुआ है। और किसी को सदोष हानि कैसे उठ रही है कि कंटिन्यूअसली कोई जो व्यक्ति है वो सदोष हानि उसको पहुंचाते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने पास रखे हुए है और उसको उस सामान से वंचित किए हुए है। क्लियर? चलिए, तो अब जो है आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे जो है आपका 39 बचा हुआ है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग का परिभाषा खंड खत्म हो जाएगा। क्या लिखा है आपका 39 कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, यानी कि जो भी सारे शब्द यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता में यूज किया गया है, प्रत्येक शब्द इस संहिता में परिभाषित नहीं है। भले ही जैसे मान लीजिए इतनी सारी परिभाषाएं तो दे दी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी तो चीजें हैं जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है ना। लेकिन अगर उसकी परिभाषा कहीं और भी दी गई है, यही कह रहा है कि किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023 में अगर परिभाषित है तो उसका वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम के अंतर्गत है। कहने का मतलब ये सिंपल सी बात कि अगर कोई शब्द, कोई वर्ड जो कि भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित नहीं है लेकिन फिर भी यूज किया गया है, तो उसका अर्थ हम कहाँ से निकालेंगे? या तो हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से, IT एक्ट से, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से निकालेंगे, अगर वहां पे भी परिभाषित है तो। क्लियर? तो और फिर क्या कह रहा है आगे, परंतु इस संहिता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो 2023 है के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से लगाया जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो भी शब्द यहाँ पे यूज किए गए हैं, कहाँ पे? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसका हम जब मीनिंग निकालेंगे तो किस हिसाब से निकालेंगे? इस अधिनियम के अनुसार निकालेंगे। क्लियर? चलिए, अब एक बार से वापस हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जहाँ से हम लोगों ने ये क्लास शुरू किया था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था आपका? सबसे पहले हम लोगों ने आज क्या देखा था? हाँ, विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण में हम लोगों ने क्या देखा था कि विश्वास करने का कारण क्या है कि जब कोई व्यक्ति रीजन टू बिलीव है उसके पास कि ये जो वो काम कर रहा है वो कैसा है, सही है या उसका पर्याप्त कारण है। तो जब वो सही लग रहा है उसको और वो काम किया है तो इसी को हम क्या कहेंगे? रीजन टू बिलीव कहेंगे। नेक्स्ट क्या था आपका? विशेष विधि। जो ऐसी कोई कानून जो किसी स्पेसिफिक पर्सन पे यानी कि किसी विशेष वर्ग पे, व्यक्ति पे लागू होता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष विधि कहते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति क्या? कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई दस्तावेज जिसके माध्यम से आप कोर्ट में जो है अपने अधिकारों को रख सकते हैं, वही क्या है? आपकी मूल्यवान प्रतिभूति है। और इसके संबंध में हमने दृष्टांत समझा ही था। फिर क्या कह रहा है आपका? जलयान क्या है? ठीक है, वैसल क्या है? तो जलयान से मतलब क्या कि जो मानव को ले जाने और ले आने का काम करता है, कहाँ पे? जल के माध्यम से, वही क्या है? आपके जलयान है। क्लियर? फिर क्या कह रहा है आपका? स्वेच्छा। स्वेच्छा मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि स्वेच्छा का मतलब क्या कि जब आप जानबूझ करके कोई काम कर रहे हैं खुद से, तो हम क्या मानेंगे कि आप स्वेच्छा से खुद से वो काम कर रहे हैं। भले ही आपका कहने का आशय ये है कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, इस पे आपको कोई छूट नहीं मिलेगा और माना जाएगा कि आपने जानबूझ करके वो काम किया है ना। फिर क्या है? वसीयत। वसीयत का मतलब यही कि जब कोई व्यक्ति जो है अपने जीते जी अपनी जिस प्रॉपर्टी को किसी को मालिक बना करके जाता है ना, कि वो तय करके जाता है कि मेरे बाद मालिक कौन होगा, वही क्या है? वसीयत है। महिला का मतलब ये कि हर उम्र की मानव नारी अभिप्रेत है। ठीक है, सॉरी। फिर क्या है आपका? सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ का मतलब क्या कि जब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचा करके खुद को लाभ पहुंचा रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? सदोष अभिलाभ।
जो उसका विधिक रूप से हकदार नहीं है, फिर भी अपने पास क्या किया है, कोई सामान गलत तरीके से रखे हुए हैं। फिर सदोष हानि क्या, कि आप जब किसी को अपने को लाभ पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को तो हानि पहुंचाए हैं, है ना, गलत तरीके से अगर अपने आप को लाभ पहुंचाए हैं तो, ठीक है। तो जब गलत तरीके से अपने आप को लाभ पहुंचाए हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी को आप गलत तरीके से हानि पहुंचाए होंगे, ठीक। तो जिसके पास जो है कोई वस्तु रखने का विधिक अधिकार था, उससे उसको वंचित करना क्या है, सदोष हानि है। फिर हमने देखा कि सदोष अभिलाभ और सदोष हानि क्या होता है। तो कोई व्यक्ति जो सदोष अभिलाभ, यानी कि कोई सामान जो किसी से लेकर के अपने पास रखे हुए है और रखे रहता है गलत तरीके से, तो वो सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, प्राप्त करना कहा जाएगा। सदोष हानि उठाना, यानी कि कंटिन्यूअसली आप किसी को जो है किसी चीज़ से वंचित करके रखे हुए हैं जिसका उसके पास लीगल अधिकार था रखने का, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको सदोष हानि उठवा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट आपका और लास्ट परिभाषा खंड का कि 39 क्या कह रहा है कि जो भी शब्द यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है उसका अर्थ हम कहाँ से निकालेंगे, तो आईटी एक्ट से और बीएनएसएस से निकालेंगे, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। और अगर इसका अर्थ निकाला जाएगा, इसका प्रोविजो कहता है, परंतु कहता है कि अगर आप इसका अर्थ निकाल भी रहे हैं तो आप किस तरीके से निकालेंगे, इस अधिनियम के अनुसार निकालेंगे, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आज हमने पूरा परिभाषा खंड खत्म कर लिया। इसको वापस से जो है शुरू से एक बार परिभाषा खंड आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, याद करिएगा, है ना, क्योंकि इससे जो है जुडिशरी में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और जुडिशरी ही नहीं, अगर आप जो है एलएलबी के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें भी आपको बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि ये जो शब्द है ना, अगर इस शब्द पे आपकी पकड़ बन गई तो आने वाले जितने भी आपके बेयर एक्ट में शब्द हैं या जो भी प्रावधान हैं उसको समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए परिभाषा खंड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और उसको समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। इसीलिए जो है पहले ही परिभाषाएं दे दी गई होती हैं ताकि उस चीज़ों को हम अच्छे से समझ सके, उस शब्द को अच्छे से समझ सके। जब तक हम किसी शब्द को अच्छे से नहीं समझेंगे आगे के प्रावधान नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस से आप एक दो बार और उस चीज़ को देखिए और अच्छे से समझिए, है ना। और अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं फिर भी, तो आप एक बार मुझे बताइए, मैं वापस से उस चीज़ को समझा दूंगी, ठीक है, और ईजी तरीके से, जैसे मैं समझा सकूँ ईजी तरीके से, ठीक है। वैसे तो मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करती हूँ कि आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाए। चलिए, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो वापस से देखिएगा, फिर भी नहीं आएगा तो हम तो हैं ही बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। लाइक में कंजूसी ना करिए, ठीक है, कि उसी से जो है मोटिवेशन मिलता है, समझ में आता है कि हाँ आप लोग को पसंद आया है। या फिर कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखा करिए कि पता चले कि हाँ आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है। चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।